बच्चों, आज हम करेंगे अपना एक नया अध्याय अनुच्छेद लेखन। अब तक कक्षा 9वीं में प्रश्न पत्रों में निबंध लेखन आपका प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन इस वर्ष 2020 से 21 वाले सत्र में अब एक नया बदलाव किया गया है, जिसमें आपको निबंध की जगह अनुच्छेद लेखन पर प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न 5 अंक का आएगा, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए किस तरह अनुच्छेद लेखन किया जाता है। तो अनुच्छेद लेखन में आपको एक विषय दिया जाता है और उस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद लेखन के बारे में कुछ तथ्य। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं में एक है अनुच्छेद लेखन। यह अपने मन के भाव और विचार अभिव्यक्त करने की विशिष्ट विधा है, जिसके माध्यम से हम संबंधित विचारों को गागर में सागर की तरह व्यक्त करते हैं। अनुच्छेद निबंध की तुलना में आकार में छोटा होता है, पर यह अपने में पूर्णतः समाहित किए रहता है। इस विधा में बात को घुमा फिराकर कहने की बजाय सीधे सीधे मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं। इसमें भूमिका और उपसंहार दोनों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इसी तरह कहावतों, सूक्तियों और अनावश्यक बातों से भी बचने का प्रयास किया जाता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक बातों को छोड़ते छोड़ते हम मुख्य अंश को ही ना छोड़ दें और विषय आधा अधूरा सा लगने लगे। अनुच्छेद लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय का आरंभ मुख्य विषय से करना चाहिए, यानी जो आपको विषय दिया हुआ है उसी से शुरुआत करनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे, सरल तथा परस्पर संबंधित होने चाहिए। यानी आप एक वाक्य लिख रहे हैं तो दूसरे वाक्य उससे संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले कुछ शुरू कर दिया फिर अचानक आप किसी और बात पर आ गए। तो छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, सरल और आपस में संबंधित। भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी जटिल शब्दों का या भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुनरुक्ति दोष से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी सारी बात एक अनुच्छेद में करनी है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि पुनरुक्ति बिल्कुल भी ना हो। विषय के संबंध में क्या, क्यों, कैसे प्रश्नों के उत्तर इसी क्रम में देकर लिखने का प्रयास करना चाहिए। यानी सबसे पहले विषय क्या है, क्यों और कैसे, तो इसी क्रम में आपको उत्तर देते हुए अपने विषय को, अपने अनुच्छेद को आगे बढ़ाना चाहिए। अनुच्छेद को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: वर्णनात्मक अनुच्छेद, विचारात्मक अनुच्छेद, भावात्मक अनुच्छेद और विवरणात्मक अनुच्छेद। तो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं अनुच्छेद को किस तरह लिखना है। पराधीनता एक अभिशाप। पराधीनता मतलब दूसरों के अधीन। पराधीन का आशय लिखना है हमें। संकेत बिंदु भी दिए होते हैं कई बार, तो हमें उन संकेत बिंदुओं को ही आधार बनाकर अपने विषय को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। पराधीनता का आशय लिखना है हमें, फिर पराधीनता एक अभिशाप कैसे है वो लिखना है, और पराधीनता से मुक्ति का साधन क्या हो सकता है। त्याग और बलिदान, ये दोनों ही साधन हो सकते हैं, तो इस विषय पर भी हमें लिखना पड़ेगा। पराधीन शब्द पर और अधीनता के मेल से बना है, जिसका अर्थ है दूसरों की अधीनता, अर्थात हमारा जीवन व हमारा कार्य आदि दूसरों की इच्छा पर निर्भर होना। वास्तव में पराधीनता एक अभिशाप है। पराधीन मनुष्य की जिंदगी उसी तरह हो जाती है जैसे पिंजरे में बंद पक्षी। ऐसा जीवन जीने वाला मनुष्य सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। उसे दूसरों का गुलाम बनकर अपनी इच्छाएं और मन मारकर जीना होता है। पराधीन व्यक्ति को कितनी भी सुविधाएं क्यों न दी जाएं, वह सुखी नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि उसकी मानसिकता गुलामों जैसी हो चुकी होती है। पराधीन व्यक्ति का मान सम्मान और स्वाभिमान सभी कुछ नष्ट होकर रह जाता है। पराधीनता से मुक्ति पाने का साधन त्याग एवं बलिदान है। हमारा देश भी
अंग्रेजों की पराधीनता झेल रहा था, परंतु क्रांतिकारी एवं देशभक्त युवाओं ने अपना सब कुछ त्याग कर स्वयं को संघर्ष की आग में झोंक दिया। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार सहे, जेलों में प्राणांतक यातनाएं सही, हजारों लाखों ने अपनी कुर्बानी दी। यह संघर्ष रंग लाया और हमें पराधीनता के अभिशाप से मुक्ति मिली। अब स्वतंत्र रहकर अभावों में भी सुख का अनुभव करते हैं। दूसरा अनुच्छेद, जीवन में सत्संग का महत्व। तो इस विषय पर जो संकेत बिंदु दिए गए हमें, सत्संग क्या है, सत्संग दुर्लभ और सत्संग के लाभ। सत्संग का अर्थ है अच्छे लोगों अर्थात सज्जनों का साथ। सज्जनों के साथ रहना, उनकी बातें सुनना, उन्हें जीवन में उतारना ही सत्संग कहलाता है। सत्संग के कारण हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं। इस संसार में सत्संग दुर्लभ माना जाता है। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसी को सत्संग का अवसर मिल पाता है। इससे हमारे मन, बुद्धि और मस्तिष्क का विकास होता है। इससे हमारे सोच, विचार और आचरण में बदलाव आने लगता है। व्यक्ति सत्संग के बिना विवेकवान नहीं हो सकता है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होए। मनुष्य को जीने के लिए जिस प्रकार हवा और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में उत्थान, विकास और विवेकवान बनने के लिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग के विषय में कवि रहीम पहले ही कह चुके हैं, जैसी संगति कीजिए तैसोई फल दीन। यानी अर्थात संगति के अनुसार ही मनुष्य को फल मिलता है। जैसी उसकी संगति होगी वैसा ही उसे फल मिलेगा। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले के पत्ते पर पड़कर कपूर, हाथी तक पर पड़कर गज मौक्तिक और सीप में पड़कर मोती बन जाती है। अतः हमें भी सत्संग अवश्य करना चाहिए।